सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, उसमें आप पढ़ रहे थे डबल ट्रिपल इंटीग्रल। तो पिछली क्लास में आपने डबल इंटीग्रेशन की मीनिंग पढ़ा, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस किए, फिर उसमें बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो चेंज ऑफ ऑर्डर क्रम परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट देखा और उसके आपने क्वेश्चंस भी किए। अब आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विसमाकल डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर लिमिट्स दे रखी हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसी तरह से कर लेंगे जैसे पहले करते थे। तो यहाँ क्वेश्चन लिमिट वाला लिख दिया है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। गिवन इंटीग्रल लिखा आपने आर डी थीटा डी आर वेरीज फ्रॉम 0 टू a sin थीटा एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। राइट साइड में डी आर दे रखा है, तो पहले आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या आ गया आपका, आर का इंटीग्रेशन हो गया r² 2 और लिमिट लगा दी आपने 0 टू a sin थीटा और डी थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। अब 1/2 आउटसाइड ले लिया, आर की वैल्यू रख दी a sin थीटा, तो कितना आ गया a² sin² थीटा और 0 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, वो छोड़ दिया। डी थीटा लिमिट 0 टू पाई। अब 0 टू पाई 6 प्रॉपर्टी लगा दी, साइन पाई माइनस थीटा। साइन थीटा होता है स्क्वायर है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो a² 2 पहले से था, 6 प्रॉपर्टी से लगाया तो 2 आगे आ गया और लिमिट्स 0 टू π/2 हो गई। अपर लिमिट हाफ हो जाती है, ये sin² थीटा। ये तो बहुत पॉपुलर इंटीग्रल है, आप जानते हैं कितना होता है π/4, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं π/4। ये a² था तो a² 2 कैंसिल हो गया, π/4, तो यही आंसर आ गया आपका πa²/4। ये सब लोगों ने याद कर रखा है, अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था बालिज फार्मूले से। जिनको याद नहीं है मैं यहाँ साइड में लिख दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sin² थीटा डी थीटा लिमिट 0 टू π/2। बालिज फार्मूले से 2 - 1 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 पर ही एंड हो गया, नीचे 2 से स्टार्ट होगा, चूँकि इवन है इसलिए π/2, तो π/4 आ गया। और जिनको बालिज फार्मूले भी याद नहीं है तो वो sin² थीटा का अपने तरह से जैसे करते हैं उस तरह से करेंगे, फिर लिमिट लगा देंगे। तो इस तरह से इंटीग्रल कितना हो गया πa²/4। दोबारा से क्वेश्चन देखें, अपन क्या कर रहे थे, अपन पढ़ना चाहते हैं ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विसमाकल डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो जैसे ही कार्टेशियन में पढ़ा था आपने, अगर लिमिट दे रखी हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे ही कर देते हैं, और लिमिट नहीं दे रखी हो तब किस तरह से करेंगे वो आगे देखते हैं। फिर ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विसमाकल का अर्थ, मीनिंग ऑफ डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट। पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखा था, जो भी रीजन दे रखा होता है, जैसे सपोज ये रीजन दे रखा है आपको, अब ये रीजन दे रखा होता है, इस रीजन को क्या करते हैं अपन, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट में हर सेक्शन में एक पॉइंट लेते हैं। जैसे सपोज ये रीजन R दे रखा है आपको और फंक्शन दे रखा है f(r, थीटा)। इस फंक्शन को इस रीजन के ऊपर आपको इंटीग्रेट करना है। ये इनिशियल लाइन ले ली आपने, ये OX इनिशियल लाइन ले ली। तो अब क्या करेंगे अपन, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होता है, किसी तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के लिए फिर अपन क्या करेंगे, यानी कि छोटे छोटे, जैसे सपोज n पार्ट में डिवाइड किया आपने, हर पार्ट में एक पॉइंट लेंगे। जैसे ith सेक्शन लिया, उसमें RI थीटा I और इसका एरिया जैसे ले लिया आपने डेल्टा AI। तो अपन क्या करेंगे, उस पॉइंट पर जो सेक्शन बनाए n सेक्शन में डिवाइड कर लिया, पहले इसको उसी की तरह किसी भी तरह सेक्शन में डिवाइड कर सकते थे। जैसे ये डिवाइड कर दिया आपने, हर सेक्शन में जैसे ये आईमा पॉइंट है तो इसमें आपने PI, आईमा सेक्शन है तो उसमें PI पॉइंट ले लिया। उसके कोऑर्डिनेट क्या है, RI, थीटा I, और इसका एरिया क्या है, डेल्टा AI। अब इस पॉइंट पर जो फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है उसकी वैल्यू निकालेंगे, f(r_i, थीटा I) और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो एक सेक्शन की बात हुई। इसी तरह से हर सेक्शन में जो भी आपने जो डिवीज़न करके बनाए, हर सेक्शन में
एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन के एरिया का गुणा करेंगे, फिर इसको सम कर देंगे जैसे कार्टेशियन के साथ कर रहे थे। तो वो समीशन कितना आ गया, ये आ गया समीशन एफ ऑफ आर आई थीटा आई इंटू डेल्टा ए आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये n सेक्शन पर अपने फंक्शन की वैल्यू आपने ऐड कर ली इस तरह से। अब इसमें नंबर ऑफ सेक्शंस बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ सेक्शंस जैसे n एज्यूम किए थे, n को इस तरह से बढ़ाएंगे कि जब n टेंस टू इन्फाइनाइट हो तब डेल्टा ए आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 की ओर अप्रोच करे। तब 0 की ओर अप्रोच करेगी तो ये समीशन ही क्या कहलाएगा, ये समीशन अपना डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ आर थीटा डी ए ओवर द रीजन आर, ये आपका डबल इंटीग्रल होगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसे पहले की तरह था, लेकिन फिर क्या है कि परिभाषा से मान निकालना टिपिकल होता है, तो इसको भी अपन रिपीटेड इंटीग्रल जो सक्सेसिव इंटीग्रल हैं उनकी सहायता से ही करेंगे। तो उनमें करने के लिए क्या करते हैं वो अपन आगे देखते हैं। अब जैसे डबल इंटीग्रेशन ये दे रखा है आपको एफ ऑफ आर थीटा इंटू डी ए ओवर द रीजन आर। आर रीजन कौन सा है, जो अभी अपन बना रहे थे वो रीजन दोबारा बना लिया आपने ये, और ये इनिशियल लाइन हो गई। तो अपन क्या करेंगे, इनिशियल लाइन ओरिजिन से अलग अलग रेडियस वेक्टर ड्रॉ करेंगे। वो रेडियस वेक्टर अपन लेते हैं यहाँ, ये रेडियस वेक्टर लेते हैं अपन। सबसे पहले वाला रेडियस वेक्टर ये रहा जो इनिशियल लाइन से एल्फा एंगल बनाता है, और इसी तरह से अपन ड्रॉ करते जाएंगे। ये हो गए। अब इसके साथ इस तरह की रेखाएं ले लेते हैं, ये ले ली आपने। और सपोज लास्ट में जो लाइन जिसमें कवर हो रहा है ये आपने ले लिया, ये थीटा बराबर बीटा वाली लाइन है और ये थीटा बराबर एल्फा वाली लाइन है, यानी कि पूरा रीजन थीटा बराबर एल्फा और थीटा बराबर बीटा के बीच आ गया। अब इसमें वही एक सेक्शन लेते हैं जो पहले बात चल रही थी अपनी, जैसे ये वाला पॉइंट सेक्शन ले लिया आपने, ये P पॉइंट, ये वाला Q पॉइंट, ये R पॉइंट और ये S पॉइंट। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं अपन यहाँ पर R, थीटा, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं R प्लस डेल्टा R एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा। इसका मतलब ये जो एंगल है ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल डेल्टा थीटा हो गया आपका। ये जो एंगल है आपका, यहाँ जो आपने एंगल बना लिया ये वाला कितना है, ये डेल्टा थीटा है। तो डेल्टा थीटा। अब हम छोटे से वाले का एरिया निकालें। एरिया अपन मान लेते हैं इसका डेल्टा ए है। चूंकि ये डेल्टा आर और ये डेल्टा थीटा बहुत छोटे हैं, तो ये लेंथ तो आपकी ओ से लेके पी तक तो क्या है, आर है, और ओ से लेके क्यू तक आर प्लस डेल्टा आर है, तो पी क्यू कितना हो गई, वो तो डेल्टा आर हो गई। अब ये डिस्टेंस देखते हैं, ये आप जानते हैं एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क तो आपने मान लिया ये पी एस है, और रेडियस कितनी हो गई, आर हो गई। तो पी एस बराबर कितना हो गया, पी एस जो चाप है वो आर इंटू डेल्टा थीटा के बराबर हो गया। ये जो पी एस चाप है, कर्व है, सीधी लाइन नहीं है, वो कितना हो गया, आर इंटू डेल्टा थीटा। लेकिन ये बहुत छोटे हैं, तो अपन ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं जैसे रेक्टेंगल हो, आयत हो, तो आयत का एरिया कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा, आर डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर। ये हुआ आपका। तो जो डेल्टा ए पहले लिख रहे थे, पहले क्या लिखते थे कार्टेशियन में, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, तो यहाँ डेल्टा ए इसके बराबर आ जाएगा। हाँ, तो अब अपन दोबारा से आते हैं। तो अब जो सीरीज बना रहे थे अपन, ये डबल इंटीग्रल किसके बराबर था, डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ आर थीटा डी ए ओवर द रीजन आर। ये सीरीज किसके बराबर बन जाएगी, ये बन जाएगी लिमिट ऑफ समीशन, और डबल समीशन लिख सकते हो फिर आप इसको, एफ ऑफ आर थीटा और आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर। तो इसको लिख दिया आपने आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर, और ये लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट। n टेंस टू इन्फाइनाइट है नंबर ऑफ सेक्शन, तो डेल्टा थीटा टेंस टू 0, डेल्टा आर टेंस टू 0। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ आर थीटा आर डी थीटा डी आर आ जाएगा।
और आर का मान कहाँ जाएगा, आर का मान ये दो लाइन जा रही थी, थीटा बराबर अल्फा और थीटा बराबर बीटा, दोनों लाइन के बीच में सारा है, तो इनसे पूरा रीजन ये दो कर्व में डिवाइड हो रहा है। तो देखिए एक तो कौन सा आएगा, यहाँ से लेके ले लिया आपने ये नीचे वाला कर्व, आर का मान नीचे वाले बाउंड्री से ये यहाँ ये टच हो रहा है इन पे, तो यहाँ से लेके ऊपर वाली बाउंड्री तक जाएगी। ऊपर वाली बाउंड्री को भी मैं बना देता हूँ। ऊपर वाली बाउंड्री ये रही। सपोज नीचे वाली बाउंड्री पर तो क्या है, वो F1 थीटा है। अब यहाँ अपन लेते हैं, ये तो हो जाएगा, इस पर तो हो जाएगा R बराबर F1 थीटा, और ऊपर वाली बाउंड्री पर है R बराबर F2 थीटा। तो R का मान तो जाएगा F1 थीटा से F2 थीटा तक, और थीटा का मान जाएगा अल्फा से लेके बीटा तक, क्योंकि दो लाइन के बीच में सारा फिगर आ रहा है ये, और जहाँ जहाँ लास्ट में जो टच कर रहे थे अल्फा और बीटा वाली लाइन, उनसे ये पूरा कर्व दो बाउंड्री में, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, नीचे वाला कर्व अलग और ऊपर वाला कर्व अलग। तो अब इसकी जब लिमिट लगाएंगे अपन, तो लिमिट इस तरह से लगाएंगे, यहाँ R जाएगा R बराबर F1 थीटा टू F2 थीटा, और थीटा बराबर अल्फा से बीटा। ये डबल इंटीग्रल इस तरह से जो भी रीजन दे रखा होगा उसकी लिमिट आप निकाल लेंगे। इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ में आएगा। और इवेल्युएट डबल इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा डी आर ओवर द एरिया ऑफ सर्किल आर इक्वल टू ए कॉस थीटा। वृत्त आर बराबर ए कॉस थीटा के समाकलन क्षेत्र पर द्विसमाकल आर स्क्वायर डी थीटा डी आर का मान ज्ञात कीजिए। अब पहले समाकलन क्षेत्र देखते हैं। समाकलन क्षेत्र कौन सा दे रखा है, आर बराबर ए कॉस ऑफ थीटा। ये सर्किल है, ओरिजिन से पास होता है। अच्छा देखो, जिन लोगों को पोलर इक्वेशन नहीं है तो उसको कार्टेशियन में बदल के भी कर सकते हैं। पहले तो अपन वैसे ही बनाते हैं इसको। ये इनिशियल लाइन हो गई, यानी कि ये तो लाइन है थीटा बराबर 0। ये वाली लाइन हो जाएगी फिर थीटा बराबर π/2। ये हो जाएगी थीटा बराबर पाई, इस तरह से। तो देखें पहले तो थीटा बराबर 0 पर देखते हैं। थीटा बराबर 0 पर आर कितना आ रहा है, ए आ रहा है, तो वो पॉइंट लिख देते हैं अपन। ये पॉइंट आ गया a,0। थीटा बराबर π/2 लिखते हैं। थीटा बराबर π/2 पे 0 आ रहा है, तो यहाँ 0 आ गया। फिर थीटा बराबर पाई देखते हैं। थीटा बराबर पाई पे कितना आएगा, -a, तो वो इस साइड बना देते हैं अपन। थीटा बराबर पाई तो लाइन ये है, लेकिन आर चूँकि नेगेटिव आ रहा है तो इसी पॉइंट पर आ जाएगा। और थीटा बराबर π/2 पर फिर 0 हो गया। तो अगर अपन यहाँ सर्किल बनाते हैं इसको, तो कौन सा सर्किल बनेगा, ये वाला सर्किल बनेगा। ये थीटा बराबर 3π/2 आ गया नीचे। 3π/2 पर भी 0 आ रहा था, तो उसी पॉइंट पर रहेगा। तो ये सर्किल बना। तो अब देखिए, और जिनको इस तरह से नहीं बना सकते हैं वो दोबारा से देखें। यहाँ आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर बराबर ए आर कॉस थीटा। आर स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया ए एक्स। अब आप देखें एक्स, अब ये वही ओरिजिन हो गया आपका, ये एक्स एक्सेज है, और ये वाली लाइन आपकी वाई एक्सेज की तरह ट्रीट हो जाएगी, वो एक्स एक्सेज हो गई। एक्स बराबर 0 रखें आप, तो वाई बराबर 0 आ रहा है एक तो, और एक्स बराबर, हाँ सेंटर कितना है इसका, वो a/2, 0, तो यहाँ a/2 हो गया। ये a/2, 0 आएगा सेंटर, और रेडियस कितनी हो गई, रेडियस भी a/2 हो गई, तो ये डायमीटर हो गया आपका। यानी वही सर्किल है आपका। लेकिन अपन को कार्टेशियन नहीं चाहिए था, आपको कौन सा चाहिए, पोलर कर्व। तो पोलर कर्व जो दे रखा है उसी को अपन लेके कर लेते हैं उससे। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं आप। क्वेश्चन क्या है, डबल इंटीग्रेशन दे रखा है आर स्क्वायर डी थीटा डी आर। इस पर समाकलन क्षेत्र आर बराबर ए कॉस थीटा पर इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। तो लिख देते हैं इसको। फिर दिया द्विसमाकल आर स्क्वायर डी थीटा डी आर ओवर द रीजन आर। ये गिवन इंटीग्रल हो गया आपके पास। अब इंटीग्रल कौन सा है, ये रहा। अब इसको देखो, जो इनिशियल लाइन के जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है,
और थीटा के लिए भी आप माइनस थीटा लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थीटा ऊपर मेजर करते हैं, माइनस थीटा नीचे, तो इसको अपन क्या करते हैं 2 टाइम्स कर दें, 2 टाइम्स डबल इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी थीटा डी आर, ये हो गया। और आर का मान कहाँ जाएगा, 0 से लेके ओरिजिन से लेके इस कर्व तक। कर्व कौन सा है आपका, ए कॉस थीटा दे ही रखा है, तो 0 से लेके ए कॉस थीटा हो गया। और थीटा का मान कहाँ जाएगा, थीटा बराबर 0 तो ये रही, और π/2 पे फिर 0 हो रहा है, 0 से π/2 तक, ये लिमिट आ गई। पहले तो आप लिमिट समझ लें दोबारा से। कर्व दे रखा था आर बराबर ए कॉस थीटा, तो आर बराबर ए कॉस थीटा, ये सर्किल बना लिया। अब इसमें देखा आपने आर की वैल्यू तो ओरिजिन से लेके इस कर्व तक जाएगी, और थीटा आपका चूंकि यह एक्स इनिशियल लाइन के ऊपर वाला पोर्शन ले रहे हैं, तो थीटा आपका इस 0 से लेके π/2 तक जाएगा, क्योंकि 0 पर तो आर बराबर ए था और π/2 पर आर बराबर 0, तो ये ऊपर वाला हिस्सा आ गया। तो थीटा का मान 0 से π/2 तक गया और डबल कर दिया आपने। तो इस तरह से लिमिट की बात रही। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 2 टाइम्स, पहले आर के रेस्पेक्ट में कर दिया, आर स्क्वायर डी थीटा डी आर है, आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, r³ लिमिट 0 टू ए कॉस ऑफ थीटा, ये डी थीटा। तो ये 2 आउटसाइड 1/3 लिख लिया, a³ कॉस थीटा आएगा और 0 पर 0 आ जाएगा, तो a³ भी आउटसाइड लगा लिया। इंटीग्रेशन ऑफ cos³ थीटा डी थीटा लिमिट 0 टू π/2। अब ये तो पॉपुलर इंटीग्रल है, आप जानते हैं, या बालिज फार्मूले से लिख सकते हैं। 2/3 a², ये लिख दिया आपको 2 और नीचे 3 × 1, तो फाइनली हो गया 4/9 a²। ये इसका आंसर आ गया 4/9 a³, स्क्वायर नहीं है ये, a³, ये आ गया। तो इस तरह से जो इंटीग्रल दे रखा था आपने, पहले उसकी लिमिट कैलकुलेट की, और लिमिट कैलकुलेट करने के बाद रूटीन तरीके से आपने इंटीग्रल कर लिया। फिर आगे देखते हैं द्विसमाकल का कार्तीय से ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन। तो ये कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध जानते हैं आप। x बराबर होता है r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, और अगर r लिखना हो तो r बराबर होता है √x² + y², और थीटा बराबर होता है tan 1 y/x। थीटा tan 1 y/x, r √x² + y²। x और y r और थीटा के पदों में लेने हो तो वो भी आप ले सकते हैं, और r और थीटा x y के पदों में लेने हो वो भी आपको पता है। और साथ साथ अभी आपने देखा था dA क्या लिखते हैं अपन, dx dy, ये तो कार्टेशियन में लिखते थे, और पोलर में क्या लिखते हैं, dA बराबर r d थीटा dr, ये लिखते हैं। तो जब भी आपको कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करना होगा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ r cos थीटा, y के लिए r sin थीटा, और dx dy के लिए r d थीटा dr लगा देंगे। और लिमिट से अब जो रीजन से समाकलन क्षेत्र लेंगे अपन, और समाकलन क्षेत्र की फिर सीमाएं वो ज्योमेट्री से ज्ञात करेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आएगा। द्विसमाकल x dy dx/x² + y² का ध्रुवीय रूप है, इसमें पोलर फॉर्म पूछिए। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए पहले अपन समाकलन का क्षेत्र देखते हैं। दिए समाकल का समाकलन क्षेत्र, तो समाकलन क्षेत्र में क्या है, अब d/dx लिखा है तो पहले x चलेगा, x का मान कहाँ जाएगा, x बराबर y से x का मान देख रहे हैं पहले, x का मान x बराबर y से x बराबर a तक, और y का मान आपको दिखाई दे रहा है y बराबर 0 से y बराबर a तक, y बराबर 0 से y बराबर a तक। तो पहले ये फिगर बना लेते हैं अपन। x बराबर y लाइन कौन सी होती है वो आप जानते हैं पहले से, x बराबर y लाइन है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, ये y लाइन हो गई जो 45 डिग्री का कोण बना रही होती है x अक्ष से, और x बराबर a लाइन ये रही। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, a, a हो गया।
और बाई का मान बाई बराबर 0 से ए तक, 0 आपका यहाँ पर है ऊपर, ये 0,0 ओरिजिन पर, तो बाई 0 से यहाँ तक। तो समाकलन का क्षेत्र कौन सा हो गया वो आप इसमें देख सकते हैं, ये समाकलन का क्षेत्र हो गया। तो ये समाकलन क्षेत्र हो गया। तो उसको अपन पोलर में कन्वर्ट करते हैं। पोलर में कन्वर्ट करने के लिए इनकी पोलर इक्वेशन की आवश्यकता होगी, तो वो भी लिख लेते हैं अपन पहले। देखिए, सिंस x इक्वल टू ए इम्प्लाइज x बराबर लिख दिया r cos थीटा बराबर a, यानी कि r बराबर आ गया a sec ऑफ थीटा। यानी ये जो लाइन दिख रही है x बराबर a, इसकी पोलर इक्वेशन कितनी हो गई, r बराबर a sec ऑफ थीटा हो गई। ये इनिशियल लाइन है x एक्सिस, ये थीटा बराबर 0 होती है, और ये x बराबर बाई, x बराबर बाई को तो लिख सकते हैं आप, x बराबर बाई इम्प्लाइज r cos थीटा बराबर r sin थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा बराबर 1 हो गया। टेंजेंट थीटा बराबर 1 हो गया तो थीटा बराबर π/4 हो गया। यानी कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है वो थीटा बराबर π/4 है। तो बाउंड्री की इक्वेशन आ गई आपके पास। अब चेंज कर देते हैं, दोबारा देख लें। पहले आपने समाकलन क्षेत्र लिखा, समाकलन क्षेत्र क्या था वो इंटीग्रल से देख के लिख दिया। dy/dx दे रखा था, तो पहला वाला राइट वाला इंटीग्रल x की लिमिट बता रहा है, तो x का मान x बराबर बाई से x बराबर a तक गया, और लेफ्ट में बाई का मान बाई बराबर 0 से बाई बराबर a तक। इन चारों कर्व को आपने ड्रॉ कर लिया। x बराबर बाई लाइन हो गई मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, x बराबर a बाई अक्ष के समांतर a दूरी पर लाइन हो गई, बाई बराबर 0 x एक्सिस और बाई बराबर a, ये पॉइंट हो गया, बाई बराबर a लाइन होगी इस तरह से, लेकिन अपन को उसकी आवश्यकता नहीं है, सीधे कॉर्नर की आवश्यकता है, a आ गया। अब जो x बराबर a लाइन दे रखी थी, x बराबर a को लिखा आपने r cos थीटा बराबर a, उससे r बराबर a sec ऑफ थीटा आ गया, और थीटा बराबर जो x बराबर बाई है वो थीटा बराबर π/4 लाइन आ गई। नीचे जो x एक्सिस है वहाँ थीटा बराबर 0 हो गया। तो ये आपका रीजन और इनकी बाउंड्री आपकी पोलर इक्वेशंस आ गई। अब अपन क्या करते हैं, क्या करना था आपको, जो गिवन इंटीग्रल है उसको पोलर में बदलना था, तो पोलर में बदलते हैं। कैसे, x और y की मान रखेंगे r थीटा के पदों में, और फिर रीजन से लिमिट कन्वर्ट करेंगे। दिए समाकल, कौन सा समाकल है आपके पास, वो समाकल ले लेते हैं आप। डबल इंटीग्रेशन x dy/dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x वेरीज फ्रॉम y टू a एंड y वेरीज फ्रॉम 0 टू a को ध्रुवीय रूप में बदलने पर कैसे बदलेंगे, क्या क्या लिखना होता है। x के लिए r cos थीटा, y के लिए r sin थीटा, dx dy या dy/dx के लिए r d थीटा dr। तो देखिए क्या आ गया है यहाँ, डबल इंटीग्रेशन x को लिख दिया आपने r cos थीटा, dy/dx को लिख दिया r d थीटा dr, dy/dx dx dy दोनों ही dA के बराबर थे, उसके लिए r d थीटा बाई dr लिख दिया, नीचे आ गया r स्क्वायर। अब r की लिमिट देखते हैं, r की लिमिट कहाँ जाएगी, ओरिजिन की साइड में जो वक्र है उससे आगे वाले वक्र तक, तो ये ओरिजिन से ही जा रहा है, तो ओरिजिन r की वैल्यू हो गई आपकी ओरिजिन से लेके सामने वाले वक्र तक। सामने वाला वक्र कौन सा है, r बराबर a sec ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई, जिन दो लाइन के बीच में, जिन दो रेडियस वेक्टर के बीच में होता है, तो रेडियस वेक्टर कौन से हो गए, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/4। तो यही लिमिट लगा देते हैं, r की लिमिट हो गई 0 टू a sec ऑफ थीटा, और थीटा की लिमिट हो गई 0 टू π/4। अब यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया cos थीटा d थीटा dr, r वेरीज फ्रॉम 0 टू a sec ऑफ थीटा एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू π/4। ये आ गया। तो आपने जो इंटीग्रल दे रखा था बेहद आसान हो गया। x बराबर r cos थीटा लिखा, dy/dx की जगह r d थीटा dr लिखा, और लिमिट्स, r की लिमिट्स और थीटा की लिमिट जो रीजन आपने बनाया था उस रीजन को देख के लगा दिया। r का मान कहाँ जाता है, जो ओरिजिन की साइड वक्र है
उससे दूर के वाले वक्र की ओर। और थीटा का मान कहाँ होता है, जिन दो रेडियस वेक्टर के बीच में पूरा क्षेत्र है उनसे। तो थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/4 के बीच में सारा क्षेत्र था, तो थीटा का मान 0 से π/4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 19, द्विसमाकल √x² + y² dx dy को ध्रुवीय निर्देशांक में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल √x² + y² dx dy बाई चेंजिंग इट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पहले पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, तो वही क्या करेंगे, पहले तो समाकलन क्षेत्र देखते हैं। दिए द्विसमाकल डबल इंटीग्रल का रीजन ऑफ इंटीग्रेशन का समाकलन क्षेत्र, तो क्या आएगा देखें। y का मान जाएगा, पहले y का मान कहाँ जाएगा, y बराबर x से y बराबर √2x - x² तक, या कह सकते हैं y बराबर x से, ये सर्किल आ गया, स्क्वायर कर दिया, x² y² एक साइड में ले लिया, x² + y² बराबर 2x तक, ये हुआ। और x का मान x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, और x का मान x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, ये हुआ आपका। तो अब इसको क्रम चेंज कर देते हैं। अच्छा, पहले समाकलन क्षेत्र बना लेते हैं। ये सर्किल हो गया आपका, ये आपका कौन सा है, ये ओरिजिन हो गया। सर्किल आपका 0,0 से पास हो रहा है। सेंटर हो गया 1,0, ये वाला पॉइंट हो गया 2,0, ये था। और रीजन कहाँ है आपका, y बराबर x, y बराबर x लाइन बनाएंगे तो y बराबर x लाइन ये इस तरह से बनेगी, ये y बराबर x हो गई। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1 हो गया। और समाकलन क्षेत्र कौन सा रहा फिर आपका, यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ये समाकलन क्षेत्र आ गया आपका। दोबारा देख लें आप, कर्व जो दिया हुआ इंटीग्रल है उससे क्या कह रहा था, डबल इंटीग्रेशन √x² + y² dx dy y वेरीज फ्रॉम x टू √2x - x²। तो y बराबर x तो ये लाइन हो गई, और y बराबर 2x - x² एंड स्क्वायर रूट, वो ये सर्किल वाला पार्ट हो गया। तो दोनों के बीच में अब अपन इसकी पोलर इक्वेशन की बात करें। y बराबर x की अगर पोलर इक्वेशन लिखते हैं तो y बराबर x की पोलर इक्वेशन क्या आ जाएगी, थीटा बराबर π/4, थीटा बराबर π/4। ये तो ये वाली लाइन हो गई ये। और सर्किल कितना हो गया, सर्किल की इक्वेशन क्या है, x² + y² बराबर 2x। वृत्त का ध्रुवीय समीकरण x² + y² को तो लिख दिया r², और 2x उसको लिख दिया r cos थीटा। r कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, r बराबर 2 cos थीटा। ये सर्किल की पोलर इक्वेशन हो गई। तो बस अब इसको क्या करेंगे, अपन ध्रुवीय रूप में बदल देते हैं। तो दिए समाकल को पोलर फॉर्म में बदलने पर इसका ध्रुवीय रूप, किसका ध्रुवीय रूप, जो डबल इंटीग्रल दे रखा है पोलर फॉर्म, कितनी हो गई, डबल इंटीग्रेशन √x² + y², वो तो r के बराबर होता है, dx/dy को लिख सकते हैं r dθ dr। अब r का मान कहाँ जाएगा, ओरिजिन के साइड में जो वक्र है उससे सामने वाले वक्र तक, तो वो तो ओरिजिन से ही जा रहा है। ओरिजिन से सर्किल पर चला गया, सर्किल कितना था, r बराबर 2 cos थीटा। तो r की वैल्यू हो गई 0 से 2 cos थीटा। और थीटा का मान कितना हो गया, सारा कर्व ये थीटा बराबर π/4 और थीटा बराबर π/2, दो लाइन के बीच में y एक्सिस की पोलर इक्वेशन क्या है, थीटा बराबर π/2। तो ये π/4 से π/2 ये कन्वर्ट हो गया।
जो गिवन इंटीग्रल है वो किसके बराबर हो गया, डबल इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी थीटा डी आर वेरीज फ्रॉम 0 to 2 cos थीटा एंड थीटा वेरीज फ्रॉम π/4 to π/2। अब अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। पहले आर के रेस्पेक्ट में किया, आर स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया r³ 3, लिमिट लगा दिया आपने 0 to 2 cos थीटा डी थीटा और ये लिमिट π/4 से π/2। अब 1/3 आउटसाइड ले लेते हैं, r बराबर 2 cos थीटा लिखते हैं, तो 2³ यानी कि 8 cos³ थीटा हो गया। 8 भी बाहर ले लिया आपने, 8/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos³ थीटा डी थीटा लिमिट π/4 to π/2। वैसे तो आपको cos³ थीटा, sin³ थीटा, tan³ थीटा सभी के इंटीग्रल बताए थे और उनको कहा था कि लर्न करके रखना है, पर बहुत दिन हो गए याद नहीं है, कोई बात नहीं है, आप दोबारा से करना। मैं यहाँ पे ये cos³ थीटा को अलग से इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ साइड में कर लेते हैं अलग से। cos³ थीटा को लिख दिया आपने cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गए cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बन गया। आप इसको ट्रिपल एंगल में 3 थीटा में चेंज करके भी कर सकते थे, पर इस तरह से लिख दिया अभी। अब cos थीटा का इंटीग्रल कितना होगा, cos थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा sin थीटा। अब ये कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। साइन थीटा को अगर टी पुट करें यानी कि fx होल स्क्वायर इंटू f' वाली फॉर्म हो गई। साइन थीटा को टी पुट करके कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। कितना हो गया आपके पास यहाँ sin³ थीटा अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट लिखते हैं, वो अपन नहीं लिख रहे, तो ये इंटीग्रल आप यहाँ लिख देते हैं। कितना आ गया इंटीग्रल, 8/3 आउटसाइड ब्रैकेट के अंदर sin थीटा माइनस sin³ थीटा अपॉन 3 लिमिट π/4 to π/2। ये इंटीग्रल अगर याद होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं याद है तो अपन ने साइड में कर लिया। इस cos³ थीटा का इंटीग्रल आ गया sin थीटा माइनस sin³ थीटा अपॉन 3, और ट्रिपल एंगल में चेंज करके भी कर सकते थे, उससे अपन ने नहीं किया है। अब वैल्यूज रख देते हैं। 8/3 पहले sin थीटा का लिखा, sin π/2 1 माइनस sin π/4 1/√2। फिर दोबारा से यहाँ 8/3 और 3 पहले से 8/9 sin³ थीटा 1 माइनस sin³ थीटा π/2 पर तो 1 हो गया, π/4 पर 1/√2 का होल क्यूब यानी कि 1/2√2 ये आ गया। तो देखते हैं 8/3 माइनस 8/9, 8/3 माइनस 8/9 ये कितना हो गया 27 माइनस 8। चलो ऐसा ही रखते हैं पहले अभी 8/3, ये देखें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। 8/3 ये आउटसाइड था, ठीक है, sin³/3 8/9 ठीक है। 8/3 माइनस 8/9 और ये हो जाएगा फिर माइनस 1/√2, ये हो गया आपका माइनस 8/3√2 और यहाँ हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस 8/9√2 यानी कि 8/9 इंटू 18√2 ये हुआ। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके डबल इंटीग्रल की बात रही। आपने कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा था और कार्टेशियन फॉर्म को पोलर में चेंज करना था, फिर आपको उसकी वैल्यू निकालनी थी। तो आपने क्या किया, सीधे सीधे x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा लिखा और √x² प्लस y² को r लिख दिया, dx dy को r d थीटा dr लिख दिया और इनके जो लिमिट दे रखी थी उनसे समाकलन क्षेत्र आपने बनाया। सर्किल y बराबर x से सर्किल x² प्लस y² बराबर 2x तक y का मान जा रहा था और x का मान 0 से 1 तक, उससे ये समाकलन क्षेत्र बना आपका y बराबर x और सर्किल के बीच वाला। जब आपने पोलर इक्वेशन की बात करी तो y बराबर x तो थीटा बराबर π/4 हो गया और y एक्सिस थीटा बराबर π/2 और सर्किल की इक्वेशन आ गई r बराबर 2 cos थीटा। तो r का मान चला गया आपका 0 से 2 cos थीटा और थीटा हो गया π/4 से π/2। जब लिमिट आ गई फिर तो रूटीन तरीके से आप कर सकते हैं।
आर स्क्वायर, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तब भी आप देख लेंगे, बाकी ये सीधा सीधा फिर लिमिट आ गई, उससे इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। द्विसमाकल द्वारा क्षेत्रफल और द्रव्यमान। अब डबल इंटीग्रल से क्षेत्रफल कैसे निकालें। जब अपन डबल इंटीग्रल की बात कर रहे थे तो ये रीजन दे रखा था आपको, ये सपोज एरिया ए था इसका, और इसको अपन ने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया था, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया था। और जब इस पर फंक्शन एफ एक्स वाई को डबल इंटीग्रेट कर रहे थे तब आप क्या था, ये आ रहा था एक्स आई कॉमा वाई आई इंटू डेल्टा ए आई, और आई वेरीज फ्रॉम 1 to n और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये था। और इस तरह से था कि डेल्टा ए आई की मैक्सिमम जो लिमिट थी, जो डायमेंशन थी, वो 0 की ओर जा रही थी। अब अगर अपन ऐसा करें, इसमें ये एफ ऑफ एक्स वाई जो दे रखा है इसको 1 के बराबर रख दें, 1 के बराबर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सारा डेल्टा इस सभी समीशन का सम आ जाएगा। ये तो यानी कि ये जो डबल इंटीग्रल अपने पास आ गया था, इसमें एफ एक्स वाई को 1 लिख दिया तो डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन ए, यही तो एरिया आ जाएगा। अपन को क्या, हर सेक्शन में एक पॉइंट लिया था और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ली थी, वैल्यू में एरिया का गुणा किया था और सबको ऐड किया था। अब ये फंक्शन हटा दिया आपने, फंक्शन हटा दिया तो एरिया एरिया ऐड होगा, और एरिया ऐड होगा जब वो छोटे छोटे जो भी सारे हो जाएंगे तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये इंटीग्रल बन गया। इंटीग्रल बन गया यानी कि ये इंटीग्रल एरिया को ही डिनोट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, समाकलन क्षेत्र y बराबर f1x से y बराबर f2x और x बराबर a से x बराबर b तक दिया हो, तब इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। क्षेत्रफल सीधा सीधा लिख देंगे, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, बाई वेरीज फ्रॉम f1x टू f2x एंड x वेरीज फ्रॉम a टू b से दिया जाएगा। अगर ये रीजन ए था, या इसको आप लिख दें डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन ए डी एक्स डी वाई, ये हो गया। और ये लिख सकते हैं तो ऑर्डर चेंज कर दें तब भी यही आएगा, ओवर द रीजन डी वाई डी एक्स। और अगर ध्रुवीय समीकरण दी हो तब क्या हो जाएगा, तब यह क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आएगा आपके पास डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन ए डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई को क्या लिख देंगे आप, आर डी थीटा डी आर। लिमिट कहाँ से लाएंगे, जो रीजन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग लिमिट ले लेंगे। तो क्या हुआ, डबल इंटीग्रेशन की तो बात ये हो गई। सीधा सीधा इसको कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है डबल इंटीग्रेशन से करें आप। अगर ये रीजन जो दे रखा है अगर उसका फिगर बनाएं आप, तो फिगर कैसे बनेगा, ये y बराबर f2x, ये y बराबर f1x, ये x बराबर a और ये x बराबर b। ये है आपका जो समाकलन क्षेत्र दे रखा है। क्या दे रखा था आपको, y का मान f1x से y बराबर f2x तक, x का मान x बराबर a से x बराबर b तक। तो चारों से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल आएगा वो इस डबल इंटीग्रल से आएगा। और सारे रीजन का नाम अगर अपन ए लिख दें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे जो लिखा है आपने, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन ए, या डबल इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स ओवर द रीजन ए। पोलर इक्वेशन होगा तब डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा डी आर ओवर द रीजन ए। और जब ये f1x f2x दे रखे थे तो आपने ये लिख लिया, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, बाई वेरीज फ्रॉम f1x टू f2x एंड x वेरीज फ्रॉम a टू b। इससे आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसी एरिया को आप उनसे लाइन इंटीग्रल से भी निकाल सकते थे, तो डबल इंटीग्रल की कोई बात ही नहीं है।
डबल इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, पर लाइन इंटीग्रल में पढ़ा था वहाँ भी ऐसा ही था। वहाँ क्या लिखते थे, वहाँ आप लिखते थे एरिया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ बाई डी एक्स। अब बाई क्या है, बाई फ्रॉम अपर कर्व, ऊपर वाले कर्व से, माइनस बाई फ्रॉम लोअर कर्व। जो भी फंक्शन दे रखा होता वो अदरवाइज अपन सीधा सीधा लिख देंगे, ये बाई डी एक्स, और बाई का मान कितना आ जाएगा अपने पास, बाई का मान आ जाएगा ऊपर कर्व और एक्स तो लिमिट लगाएंगे ए टू बी, और बाई कितना ले लेंगे अपन, एफ टू एक्स माइनस एफ वन एक्स। यही आपका डबल इंटीग्रेशन से आएगा। तो एरिया के लिए ज़रूरी नहीं है कभी एरिया निकलवाया तो आप डबल इंटीग्रेशन से करें, सीधा लाइन इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। हाँ, अगर द्रव्यमान की बात है, यहाँ क्या लिखा हुआ था ऊपर, मास लिखा हुआ था, द्विसमाकलन द्वारा क्षेत्रफल और द्रव्यमान। द्रव्यमान के केस में क्या होगा कि कोई पतली जैसे प्लेट दे रखी है, सर्कुलर प्लेट हो सकती है और किसी भी तरह की प्लेट हो सकती है, तो उस प्लेट की अगर हर बिंदु पर मास वेरिएबल हो, मास क्या, डेंसिटी जैसे दे रखी हो उसकी वेरिएबल हो, डेंसिटी वेरिएबल है तो मास भी वेरिएबल हो जाएगा। तो सारे उसका जो मास निकालना होगा तो फिर उसमें डबल इंटीग्रेशन की ज़्यादा आवश्यकता होगी। डी बराबर अपन लिखते हैं डेंसिटी, जैसे रो से लिखे हैं इसको, तो मास अपॉन एरिया। तो मास बराबर कितना हो जाता है, रो इंटू एरिया। एरिया अपन कैसे, डबल इंटीग्रेशन से ले लेंगे। तो अगर मास वेरिएबल हो, या कह दो उसकी डेंसिटी वेरिएबल हो, पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही हो, तब डबल इंटीग्रल ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस पर क्वेश्चन देखते हैं अपन। द्विसमाकल द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वाई। डबल इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल से भी किया था आपने और अपने लर्न कर रखा है। अब डबल इंटीग्रल की बात करते हैं। ये तो आपने सर्किल बना लिया, ये पॉइंट सपोज ए है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,0, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,1, और समाकलन क्षेत्र पूरे सर्किल के अंदर। तो पूरे सर्किल का निकालने की बजाय अपन क्या करें, 1/4 ले लें। ऑब्जेक्ट टाइप में निकालना होगा तब तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ पैटर्न समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो पूरा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल 4 इंटू प्रथम पाद में स्थित क्षेत्रफल, 4 टाइम्स एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको लिख देते हैं अपन 4 इंटू डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, और मान लेते हैं ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये वाला रीजन R1 है, ओवर द रीजन R1। अब R1 में क्या करें, 4 टाइम्स डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई। अब बाई की वैल्यू लें अपन, बाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, बाई जाएगा आपका नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक। नीचे वाले कर्व पे बाई का मान कितना है, बाई बराबर 0, और ऊपर वाली ब्रांच पे कितना हो जाएगा, सर्किल कितना है आपके पास, सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 0 टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स 0 से 1 तक, एक्स बराबर 0 से लेके 1 तक ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, डबल इंटीग्रेट में लिमिट आ गई, इसको आप इंटीग्रल कर दें जैसे अपनी तरह से करते हैं। 4 टाइम्स पहले बाई के रेस्पेक्ट में किया, तो बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल किया, 1 है वो तो वाई आ गया, और लिमिट लगा दी 0 टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब लिमिट लगाएंगे तो कितना हो गया, बाई ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 हटा दिया आपने, यही बचा डी एक्स, लिमिट 0 टू 1। इसका इंटीग्रल ये तो आपको आता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो लिख दिया x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, लिमिट 0 टू 1। अब x = 1 लगाया है आपने,
तो फर्स्ट टर्म 0 हो गई और 0 लगाया तब भी 0 हो गई, प्लस 1/2 साइन वर्स 1 π/2 हो गया, 0 लगाया साइन वर्स 0 0, ये π/2 है। तो कितना आ गया, बाहर तो है π/4 और 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपल पाई आ गया। और वैसे भी आप जानते हैं सर्किल था आपके पास एक रेडियस वाला, एक रेडियस वाले सर्किल के एरिया क्या होगा, पाई इंटू 1² यानी कि पाई, तो वो पाई के बराबर आ गया। तो डबल इंटीग्रल से आपने सर्किल का एरिया निकाला। और भी कोई कर्व हो उसका भी निकाल सकते थे। लेते हैं द्विसमाकल द्वारा कार्डियोइड r = a टाइम्स 1 + cos थीटा से परबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द कार्डियोइड r = a टाइम्स 1 + cos थीटा यूजिंग डबल इंटीग्रल। तो पहले इसके फिगर की बात करते हैं। तो फिगर की बात देखें, ये आपकी इनिशियल लाइन हो गई, थीटा बराबर 0 लाइन हो गई, ये थीटा बराबर π/2 हो गई और इधर थीटा बराबर पाई हो जाएगी। यहाँ देखें थीटा के लिए अगर माइनस थीटा रखें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, थीटा के लिए माइनस थीटा रखने पर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब जैसा इनिशियल लाइन के ऊपर है वैसा इनिशियल लाइन के नीचे होगा। तो अपन 0 से पाई के बीच में ग्राफ बना लेते हैं, उसका डबल कर देंगे। तो देखिए x थीटा बराबर 0 लिखा तो r बराबर कितना आ गया, 2a आ गया, ये 2a, 0 हो गया। r, थीटा लिखते हैं। कार्डियोइड कौन सा दे रखा है आपको पास, r बराबर a × 1 + cos थीटा। तो थीटा बराबर 0 पर r बराबर 2a आ गया। फिर थीटा बराबर π/4 पर ले सकते हैं, फिर थीटा बराबर π/2 लिख दें, ये π/2 लाइन है। तो π/2 कितना हो गया, cos π/2 0 होता है, r बराबर a, तो ये आ गया r बराबर a। फिर पाई लिखते हैं, पाई पर कितना हो जाएगा, ये cos π -1 होता है 0, तो ये 0 आ गया। तो ये कार्डियोइड पहले से पता है आपको, फिर भी मैंने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ये बताया, ये वाला पोर्शन बना। और जैसा इनिशियल लाइन के ऊपर है वैसा ही इनिशियल लाइन के नीचे। तो इस तरह से ये कार्डियोइड बन गया आपका। तो इसका क्षेत्रफल लेना था आपको, दोबारा से पढ़ लें। कार्डियोइड r = a टाइम्स 1 + cos थीटा, इससे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है सारा वो आपको निकालना था। तो अपन ऐसा करते हैं, इनिशियल लाइन के लिए इनिशियल लाइन के ऊपर ले लेते हैं और डबल कर देंगे। टोटल एरिया संपूर्ण क्षेत्रफल 2 टाइम्स प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन के ऊपर स्थित क्षेत्रफल, ये आ गया। तो 2 डबल इंटीग्रेशन r dθ dr। अब r का मान कहाँ जाएगा, r का मान जाएगा ओरिजिन से दूर वाले कर्व तक। तो ओरिजिन से ये दूर वाला कर्व चला गया, वो कौन सा है, कर्व आपको दे ही रखा है, r a × 1 + cos थीटा। तो यही लिख दिया आपने, a × 1 + cos थीटा, और थीटा का मान 0 से लेके पाई तक, ये आ गया। फिर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, 2 टाइम्स r का इंटीग्रल किया, कितना हो गया, r²/2, लिमिट लगा दिया आपने, 0 to a × 1 + cos थीटा और ये dθ। तो आ गया, कितना आएगा, 2 1/2, ये बाहर ले लिया आपने और r के लिए रखा a × 1 + cos थीटा, तो वो आ गया a² और ब्रैकेट्स ये 1 + cos थीटा इनसाइड रख दिया, होल² dθ, लिमिट 0 to पाई। अब 1 + cos थीटा होल² इसका इंटीग्रल करना है, स्क्वायर कर देते हैं इसको। ये तो हो गया a² 1 + 2 cos थीटा प्लस cos² थीटा, cos² थीटा को लिख दिया फिर 1 + cos 2 θ/2, एक ही स्टेप में आपने चेंज कर दिया, और लिमिट 0 to पाई। अब यहाँ से 1/2 एलसीएम ले लेते हैं, या कह दो 1/2 आपने आउटसाइड ले लिया, तो क्या आएगा, 2 + 1 3 + 4 cos थीटा प्लस cos 2 θ dθ, लिमिट 0 to पाई। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। क्या था क्वेश्चन, आपको दोबारा से देख लें। जो कार्डियोइड था
इसका आपको एरिया निकालना था, तो एरिया आपने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा डी आर, आर और थीटा की लिमिट लिख दी, पहले आर के सापेक्ष इंटीग्रेट किया और फिर लिमिट लगा दी आपने। तो अब ये इंटीग्रेंड बन गया आपका 3 + 4 cos थीटा + cos 2 थीटा। अब इनका इंटीग्रल करते हैं आप, a²/2, 3 का इंटीग्रल हो गया 3 थीटा + 4, ये हो गया आपके पास cos थीटा को हो गया sin थीटा और cos 2 थीटा को हो गया फिर sin 2 थीटा/2। लिमिट 0 to पाई लगा देते हैं आप। तो ये अब लगाते हैं पाई, यहाँ तो आ जाएगा 3 पाई। a²/2 पहली टर्म से 3 पाई -0, 0 लगाएंगे 0, बाकी सारी टर्म ये पाई पर भी 0 और 0 पर भी 0, तो कितना हो गया ये 3 पाई a²/2। कार्डियोइड का जो एरिया है वो तो आप लर्न करके भी रख सकते हैं, r बराबर a टाइम्स 1 + cos थीटा, उसका क्षेत्रफल ये 3 पाई a²/2 होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, वक्रों y बराबर x³ और x बराबर y² से घिरी प्लेट का द्रव्यमान, जबकि प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल में घनत्व रो बराबर k टाइम्स x² + y² से दिया गया है। द मास ऑफ द प्लेट एनक्लोज बाई द कर्व्स y = x³ एंड x = y² व्हेन डेंसिटी पर यूनिट एरिया इज गिवन बाई रो = k टाइम्स x² + y²। अब ये डेंसिटी दे रखी है, आपको मास निकालना है। तो अभी अपन बात कर रहे थे, सिंस मास बराबर क्या होता है d बराबर m/एरिया, तो ये हो गया रो इंटू एरिया, ये हुआ। अब एरिया कैसे निकालेंगे अपन, डबल इंटीग्रल से, और रो ऐसे कैसे लिख देते हैं dx dy, ये ओवर द रीजन r। रीजन r कौन सा है, ये प्लेट दे रखी है y बराबर x³ और x बराबर y² से घिरी हुई, तो दोनों को ग्राफ बनाते हैं अपन। पहले y बराबर x³ तो ये वाला ग्राफ रहा आपका, और y² बराबर x, y² बराबर x ये रहेगा, ये y² बराबर x का ग्राफ रहा। ये तो है y² बराबर x और ऊपर है y बराबर x³। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें आप, ये तो आपका 0,0 हो गया और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,1, और इनसे बनने वाली प्लेट कौन सी हो गई, जो प्लेट है वो ये रही अंदर वाली। तो ये आ गया आपका। अब देखें, और मास वाला कौन सा आ गया, मास आपका ये रहा द्रव्यमान, रो इंटू एरिया। डेंसिटी मास बटे एरिया होता है, और 3D में हो तो मास बटे आयतन होता है, द्रव्यमान वो वॉल्यूम होता है। तो ये अपने लिख दिया। अब रो की वैल्यू आपको दे रखी है, रो पर यूनिट में क्या दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है k टाइम्स x² + y² dx dy। अब लिमिट यहाँ से लगाएंगे, y की वैल्यू कहाँ जाएगी, y की वैल्यू लोअर कर्व से अपर कर्व तक। लोअर कर्व कौन सा है, x³ और अपर कर्व कौन सा है, वो था y² बराबर x, तो y बराबर √x हो गया, और x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक। तो पहले जो क्षेत्रफल एरिया रीजन दे रखा था, रीजन कौन सा था, y बराबर x³ और y² बराबर x से घिरे हुए प्लेट, वो रीजन था। तो पहले आपने रीजन बनाया, फिर आपने मास के लिए फॉर्मूला लिखा। मास क्या आएगा, डबल इंटीग्रेशन रो इंटू dx dy, क्योंकि डेंसिटी इंटू एरिया होता है। तो अब यह y की वैल्यू तो नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक ले लिया आपने, और x की वैल्यू लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर तक ले ली। तो उससे क्या बन गया, ये आ गया आपके पास। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 0 to 1। पहले y के रेस्पेक्ट में किया, k आउटसाइड ले लिया, कांस्टेंट है, ये हो गया x² बाई प्लस y³/3। लिमिट y वाली लिमिट है आपके पास x³ to √x dx। अब लिमिट लगा देते हैं, k आउटसाइड इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अब x² बाई के लिए लिखा √x यानी कि x की पावर हाफ, x² और हाफ वो हो गया x⁵ 5/2।
प्लस बाई क्यू अपॉन 3। अच्छा, बाई के लिए लिखा आपने, फिर वही रूट एक्स लिखा, तो कितना आ जाएगा ये हो गया आपका बाई टू दी पावर 3/2। तो 1/3 एक्स टू दी पावर 3/2, बाई नहीं बाई क्यूब है और बाई के लिए रूट एक्स लिखा, तो एक्स टू दी पावर हाफ पावर 3 एक्स टू दी पावर 3/2 हो गया। माइनस अब एक्स क्यूब लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे तो ये तो एक्स टू दी पावर 5 आ गया, और इसमें लिखेंगे एक्स टू दी पावर 9/3 आ गया, ये डी एक्स। अब फिर इंटीग्रेट कर देते हैं आप, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, अब के आउटसाइड एक्स टू दी पावर 5/2, एक्स टू दी पावर 5/2 का होगा एक्स टू दी पावर 7/2 अपॉन 7/2, यानी 2/7 एक्स टू दी पावर 7/2 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 का किया, एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2 अपॉन 5/2, तो ये 1/3 है, ये 5 आया और एक्स टू दी पावर 5/2 आ गया, माइनस ये एक्स टू दी पावर 6/6 माइनस एक्स टू दी पावर 10/10 यानी कि 3 × 10 30, लिमिट 0 to 1 ये आ गया आपका। तो ये के आउटसाइड, अब लिमिट लगा दी तो आ गया 2/7 प्लस 2/15 माइनस 1/6 और माइनस 1/30। तो इस तरह से ये मास आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका। तो इस तरह से ये डबल इंटीग्रेशन से आप एरिया और मास दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आंसर दे रखा है समथिंग के, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, देखें। के आउटसाइड फर्स्ट 2 को देखा आपने, 2 तो कॉमन ले लिया, 15 और 7 22/105 यानी 44/105 आ गया। दोबारा से देखना है, 2/7 और ये 2/15, 15 प्लस 7 22 24/105। यहाँ देखें 1/6 को लिख सकते हैं आप 5/30, 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 5/30 1/30 6/30 यानी कि 1/5 आ गया। तो इसको लिया फिर 21 यानी कि 23/105 के, देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या, 23/105 के ये आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। पहले सामान्य तरीके से आपने वो फॉर्मूले में फिट किया और फिर इंटीग्रेट कर दिया। तो इस तरह से आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ डबल इंटीग्रल देखा, कार्टेशियन को पोलर में बदलने की प्रक्रिया देखी और डबल इंटीग्रेशन की सहायता से एरिया और मास निकालना देखा। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। सभी को नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। पिछली क्लास में आपने ये ध्रुवीय निर्देशांकों के लिए द्विसमाकलन पढ़ा, कार्तीय द्विसमाकल को ध्रुवीय निर्देशांकों में बदलना देखा और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए आपने। उसके बाद अब अपन त्रिसमाकलन पर आते हैं। त्रिसमाकलन का अर्थ आप पढ़ चुके थे, अब उसके मान कैसे निकालते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। त्रिसमाकल का मान ज्ञात करना। मान लेते हैं कोई फंक्शन f(x, y, z) ये है और इसको रीजन v पर इंटीग्रेट करना है। और रीजन v कौन सा है? रीजन v 3 डायमेंशन स्पेस है। जैसे नीचे सतह दे रखी है z बराबर z1, ऊपर वाली सतह दे रखी है z बराबर z2 और ऊपर वाली सतह का जो प्रोजेक्शन है xy प्लेन पर, वो xy प्लेन पर अपन जो डबल इंटीग्रल करते थे वो आता ही है। उसमें मान लिया एक तो y बराबर क्या है y1 और y बराबर y1 तो ये वाली बाउंड्री हो गई और y बराबर y2 ऊपर वाली बाउंड्री हो गई। इस तरह से ये y बराबर y2 हो गई और इस साइड में ये x बराबर a और ये x बराबर b। तो इस तरह से जब ट्रिपल इंटीग्रल लिखेंगे फंक्शन x बाई जेड का इस रीजन पर तो क्या आएगा, वो ये आएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन f(x, y, z)
डी वी ओवर द रीजन वी। तो जब वी रीजन दे रखा था तो उसकी लिमिट्स आपको पता है, तो लोअर लिमिट तो क्या होगी जो अभी डिस्कस कर रहे थे, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये लिख दिया। लोअर लिमिट थी आपकी जेड बराबर जेड वन, अपर लिमिट जेड बराबर जेड टू, ये बाई बराबर बाई वन और ये बाई बराबर बाई टू, और ये ए से लेके बी तक, यानी जो रीजन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग अपन लिमिट लगा देंगे। बस जेड की लिमिट नीचे वाली सतह से ऊपर वाली सतह तक जाएगी, और ऊपर वाली सतह का फिर एक्स वाई प्लेन पे जो प्रोजेक्शन आएगा, एरिया ए मान लेते हैं, उसकी लिमिट निकालना आपको आती है। इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स बाई जेड डी वी ओवर द रीजन वी, वही लिख दिया अपन ने। ट्रिपल इंटीग्रल एफ एक्स बाई जेड डी एक्स डी बाई डी जेड, जेड की वैल्यू जेड वन से लेके जेड टू तक, बाई की वैल्यू वाई वन से लेके बाई टू तक, और एक्स की वैल्यू ए से लेके बी तक, ये ए और ये बी, इस तरह से। हाँ, अगर इसमें जिस रीजन पर अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम निकालना हो तो क्या कर देंगे, एफ एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड ये 1 के बराबर रख देंगे। ये 1 के बराबर रख देंगे तो क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल क्या है, सारे रीजन को छोटे छोटे सेक्शंस में, छोटे छोटे बॉक्सेज में अपन ने डिवाइड किया था, फिर सब पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, उनमें एक एक पॉइंट लिया था, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली थी, और फंक्शन की वैल्यू में उस बॉक्स के वॉल्यूम का गुणा करके जोड़ा था। और जब फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी हमेशा, तो वो सारा जो समीशन आएगा, समीशन क्या आएगा, डेल्टा बी आई, इस सब को जोड़ेंगे तो पूरे रीजन का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी वी ओवर द रीजन वी, बस सीधा सीधा। और वी रीजन अगर वही दे रखा है जैसे पहले लिखा था आपने, तो ये डी एक्स डी वाई डी जेड, ये जेड बराबर जेड वन से जेड बराबर जेड टू, बाई बराबर बाई वन से बाई बराबर बाई टू, और एक्स का मान ए से बी। यानी कि जो रीजन दे रखा है जेड बराबर जेड वन और ऊपर जेड बराबर जेड टू वाली सतह, और एक्स वाई प्लेन में बाई बराबर बाई वन और बाई बराबर बाई टू, दो कर्व ऊपर और नीचे वाले, और एक्स की लिमिट एक्स ए से बी तक, इससे घिरे हुए क्षेत्र का आयतन आ जाएगा। अब इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। निर्देशी समतलों x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 और समतल x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1 द्वारा प्रबद्ध क्षेत्र चतुष्फलक टेट्राहेड्रन का आयतन है। वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड प्लेन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 इज। इस रीजन का वॉल्यूम चाहिए। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो पहले तो लर्न कर लो आपका वॉल्यूम कितना आता है, ए बी सी अपॉन 6 आता है। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो देखें। रीजन भी बना भी सकते हैं फिगर आप इसे, ये एक्स एक्सेज, ये आपकी वाई एक्सेज और ये जेड एक्सेज, ये ओरिजिन, और जो प्लेन दे रखा है वो प्लेन बना लेते हैं आप। वो प्लेन ये रहा आपका, प्लेन ए बी सी, ये प्लेन हो गया। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पे, ए कॉमा 0 कॉमा 0, ये ए बी सी प्लेन बनाया है। उसकी इक्वेशन कौन सी है, उसकी इक्वेशन है आपके पास एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1, ये इक्वेशन है। बी के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा बी कॉमा 0 और सी के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा 0 कॉमा सी, ये आ गया, ये सतह है। आप अगर इमेजिन करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि जो सपोज जैसे आपके घर में कोई रूम है, कमरा है, तो कॉर्नर है, कॉर्नर में तीनों लाइन जाती हैं, एक्स एक्सेज वाई एक्सेज जेड एक्सेज, जूम कर लें। और जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था तो आपकी बजरी बच गई, वो बजरी आपने कॉर्नर में भर दी। तो कॉर्नर में भर दी, ऊपर वाली सतह है वो तो ये है, जो प्लेन आपने बना दिया ए बी सी, ये ऊपर वाली सतह उस बजरी की है। तो अब लिमिट की बात हो गई, वॉल्यूम कैसे जाएगी लिमिट, जेड की लिमिट कहाँ जाएगी, नीचे वाली सतह से ऊपर वाली सतह तक। नीचे वाली सतह कौन सी है इसमें, नीचे वाली सतह जो एक्स वाई प्लेन ये है, ये वाला है आपका, ये एक्स वाई प्लेन है, ये नीचे वाली सतह है। तो जेड का मान इस नीचे वाली सतह से, जो फर्श है आपका, जहाँ ओरिजिन और एक्स वाई एक्सेज अपन ने मान लिए, वहाँ से लेकर ऊपर वाली
सतह पर जाएगा। यहाँ तो क्या है, नीचे वाली सतह पर तो क्या है, z बराबर 0 है, तो z बराबर 0 से इस सतह पर जाएगा। यहाँ पे z का मान कितना आ गया, z बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस बाई अपॉन बी इंटू सी, ये चला गया। ये z का मान गया नीचे वाली सतह से ऊपर वाली सतह तक। नीचे वाली सतह कौन सी है, एक्स वाई प्लेन, वहाँ z बराबर 0 होता है। ऊपर वाली सतह कौन सी है, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। फिजिकली कौन सी, जो बजरी वर्दी थी ऊपर वाली लेयर उसकी, तो ये z का मान हो गया। अब बाई की बात, उस ऊपर वाली सतह का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन देखें तो प्रोजेक्शन कौन सा आएगा, प्रोजेक्शन ये रहा, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहाँ ये ओरिजिन है ही। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, b, वही कोऑर्डिनेट है जो पहले लिखे थे, उन्हीं को, क्योंकि z कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ये लिख दिया। और ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, बाई z कोऑर्डिनेट 0 हो गया, x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 1। तो अब इसमें बाई की लिमिट कहाँ जाएगी, लोअर कर्व से अपर कर्व तक। लोअर कर्व कौन सा है, एक्स एक्सिस पर बाई कितना है, 0, और यहाँ से बाई, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब बाई की सीमाएं कहाँ जाएंगी, बाई की सीमाएं लिख देता हूँ। बाई की सीमाएं होंगी आपकी बाई बराबर 0 से बाई बराबर, ये आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी तक। और x की लिमिट फिर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर तक। x की सीमाएं हो जाएंगी आपके पास x बराबर 0 से x बराबर a तक, ये x की सीमाएं हो गई, ये हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ आपके पास, इसमें तीनों लिमिट आ गई। तो बस अब वॉल्यूम लिख देते हैं आप इसको। वॉल्यूम बराबर ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, और z का मान गया 0 से लेके, ये लिख देते हैं c टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस बाई अपॉन बी। और बाई की लिमिट कहाँ चली गई फिर, 0 से लेके ये b टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन ए, और x की लिमिट 0 से लेके a तक। तो अब इंटीग्रेट करते हैं। पहले 1 है यहाँ, तो फंक्शन तो कुछ है नहीं, तो पहले z के सापेक्ष इंटीग्रल किया, डबल इंटीग्रल ऐसे ही लगा दिया आपने। z का 1 का इंटीग्रल z हो गया, लिमिट लगा दी 0 टू c टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बाई अपॉन बी, और ये dx dy। और बाई की लिमिट थी अपने पास 0 टू b टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन ए, और x की लिमिट 0 टू a। तो अब ये आ गया। अब इसमें लिमिट रख देते हैं आप, तो क्या गया, z बराबर रखा c माइनस सी एक्स अपॉन ए माइनस सी बाई अपॉन बी। अब बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर देते हैं, और बाई की लिमिट 0 टू b टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन ए, और x की लिमिट 0 टू a। अब बाई के रेस्पेक्ट में होगा ये, तो सभी c का कितना हो गया, c कांस्टेंट है, c बाई हो गया, c का इंटीग्रल c बाई माइनस सी एक्स अपॉन ए, ये भी कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल हो गया सी एक्स अपॉन ए इंटू बाई, और c अपॉन बी बाई स्क्वायर अपॉन 2। अब बाई की लिमिट रख दी आपने 0 टू b टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन ए dx। अब ये लिमिट लगा देते हैं, इंटीग्रल x वेरीज फ्रॉम 0 टू a। c बाई, पहले बाई के लिए आपने लिखा b टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन ए, तो हो गया c b आउटसाइड 1 माइनस एक्स अपॉन ए, माइनस यहाँ लिखा आपने c एक्स अपॉन ए, तो पहले से है ही, वो लिख दिया b माइनस b एक्स अपॉन ए, और फिर नेक्स्ट टर्म उसमें माइनस c अपॉन 2b आउटसाइड है, बाई स्क्वायर की जगह रख दिया आपने b स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर dx। अब इसको अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आ गई यहाँ से cb, और यहाँ से आएगा आपके पास cx। 0 रखने पर तो सारी टर्म 0 हो जाएगी,
चलो फिर रखते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट टर्म आ गई आपकी बी सी और माइनस यहाँ से आया आपके पास बी सी अपॉन ए टाइम्स एक्स माइनस फिर ये आ गया अपने पास बी सी अपॉन ए टाइम्स एक्स। अच्छा ये डबल हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस यहाँ आ गया अपने पास बी सी अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं इसको, सी बी अपॉन 2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेट करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। फर्स्ट टर्म में बी सी, तो इसका हो गया बी सी एक्स, बी सी अपॉन ए एक्स, बी सी अपॉन ए एक्स 2 हो गया, तो हो गया 2 बी सी अपॉन ए और एक्स का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर थर्ड टर्म ले ली बी सी अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स क्यू अपॉन 3, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया एक्स क्यू अपॉन 3। फिर माइनस बी सी अपॉन 2, इसका इंटीग्रल कर दिया 1 माइनस एक्स अपॉन ए होल क्यूब अपॉन 3। और एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1 अपॉन है, उससे डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस ए हो गया। अब ये लिमिट लगा दी आपने 0 टू ए। अब देखते हैं, पहले ए लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म से आ गया ए बी सी, 0 पर 0 हो जाएगा, 2 कैंसिल, एक्स के लिए ए स्क्वायर लिखा तो ये आ गया आपके पास माइनस ए बी सी। फिर यहाँ से देखें ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर है तो ये ए बी सी अपॉन 3 आ गया, 0 पर 0 हो जाएगा ये भी। यहाँ आ रहा है ए बी सी अपॉन 6, एक्स बराबर ए लिखा तब तो 0 आ गया और 0 लिखा तब ये 1 आ गया, ये आया। अब देखते हैं ए बी सी और माइनस ए बी सी कैंसिल हो गया, फिर ये बचा अपने पास ए बी सी अपॉन 3 माइनस ए बी सी अपॉन 6, फाइनल 1/6 ए बी सी आ गया। बिल्कुल रूटीन मेथड है, आपने लिमिट लगा दी और लिमिट लगाने के बाद कैलकुलेट कर लिया। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आंसर सहित आपको लर्न कर। दोबारा से देख लेते हैं क्या था। ये था आपके पास कि निर्देशी समतलों x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 और x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का आयतन निकालें। तो पहले तो अपन ने क्या किया, आयतन वाले फॉर्मूले में वो रूटीन तरीके से इसकी सीमाएं निकाली और आयतन वाले फॉर्मूले में रख दिया। क्या आया आयतन वाले फॉर्मूले से, क्या बना, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड, जेड की वैल्यू हो गई 0 से लेके सी टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, वाई हो गया 0 टू बी टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन ए और एक्स हो गया 0 टू ए। और बिल्कुल रूटीन तरीके से इंटीग्रेशन किया, थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन कोई टिपिकल नहीं है। और फाइनली आंसर आ गया ए बी सी अपॉन 6। तो बस ये आंसर है, तो आप इसे लर्न करेंगे। डिरिचलेट इंटीग्रल, डिरिचलेट समाकल, ये क्या है, ये भी एक ट्रिपल इंटीग्रल है। इसमें क्या है, जैसे रीजन दे रखा है आपको बी में क्या दे रखा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 1। इन समतलों से घिरे हुए क्षेत्र पर एक ट्रिपल इंटीग्रल दे रखा है आपको, x टू द पावर l माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1, z टू द पावर n माइनस 1 dx dy dz ओवर द रीजन v। इन चारों समतलों से घिरा हुआ क्षेत्र v है। तो ये जो इंटीग्रल है किसके बराबर आता है, ये इंटीग्रल आता है गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, इसके बराबर आता है। ये जो इंटीग्रल है इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिरिचलेट इंटीग्रल बोलते हैं। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। डिरिचलेट इंटीग्रल त्रिसमाकल, ट्रिपल इंटीग्रल x टू द पावर l माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1, z टू द पावर n माइनस 1 dx dy dz इक्वल टू गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। और कौन से रीजन पर है, ओवर द रीजन v। v कौन सा दे रखा है, v इज द रीजन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। ये ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव ऑक्टेंट दे रखी है, तो पॉजिटिव ऑक्टेंट में ये इंटीग्रल इसके बराबर आता है। तो ये अपन लर्न करके रखना होता है। आसान सा प्रूफ है, जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरह से प्रूफ हो जाता है। बस इसमें बीटा जो गामा एन फंक्शन है, गामा एन फंक्शन कौन सा है, एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। इसका बीटा से जो संबंध है वो काम आता है। बीटा एम एन कितना है आपके पास, बीटा एम एन अपने पास इंटीग्रल था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस 1 डी एक्स 0 टू 1। और फिर बीटा एम एन और गामा एम एन में संबंध था, क्या था, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। इनको यूज लेते हैं और जो पहले पिछला क्वेश्चन किया है उसी की तरह इंटीग्रेट कर देते हैं, फाइनली ये रिजल्ट आ जाता है। तो आपको ये रिजल्ट लर्न करके रखना है। एक इसका डिडक्शन देखते हैं, समाकल का निगमन, डिडक्शन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल्स। सपोज एक्स बाई तीनों पॉजिटिव हैं और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कहाँ है, h1 और h2 के बीच में है। डेफिनेटली दोनों पॉजिटिव होंगे। तब इस रीजन पर अपन ये इंटीग्रल दे दिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स टू दी पावर एल माइनस 1 बाई टू दी पावर, मैं अपनी राइटिंग में लिख देता हूँ अभी, एक्स टू दी पावर एल माइनस 1 एम टू दी पावर बाई टू दी पावर एम माइनस 1 जेड टू दी पावर एन माइनस 1 डी एक्स डी बाई डी जेड। ये किसके इक्वल है, गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एन इंटू सिंगल इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ यू टू दी पावर एल प्लस एन माइनस 1 डी यू एंड लिमिट h1 टू h2। दोबारा लिखता हूँ, ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स टू दी पावर एल माइनस 1 बाई टू दी पावर एम माइनस 1 जेड टू दी पावर एन माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द रीजन वी, जो भी रीजन दे रखा है। ये किसके इक्वल है, गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ यू टू दी पावर एल प्लस एन माइनस 1 डी यू, और ये h1 से h2। और जहाँ आपको क्या दे रखा था, h1 लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन h2, ये इसका डिडक्शन है। तो इन पर आधारित देखिए क्वेश्चन देखते हैं फिर। एग्जाम्पल 25, ट्रिपल इंटीग्रल एक्स बाई जेड डी एक्स डी बाई डी जेड का मान ज्ञात करो, जहाँ समाकलन का क्षेत्र एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 है। इवेल्यूएट द ट्रिपल इंटीग्रल एक्स बाई जेड डी एक्स डी बाई डी जेड वेयर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखें यहाँ अपन एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वाई और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जेड, ये एज्यूम कर लेते हैं। तो जब ये एज्यूम किया आपने तो यहाँ से स्मॉल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल एक्स बराबर हो जाएगा ए इंटू अंडर रूट एक्स, देयरफॉर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया 1/2 अंडर रूट कैपिटल एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तो डी स्मॉल एक्स की बात हो गई। इसी तरह से यहाँ से डी स्मॉल बाई ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन 2 अंडर रूट कैपिटल वाई डी वाई और डी स्मॉल जेड इक्वल टू आ जाएगा सी अपॉन 2 अंडर रूट कैपिटल जेड इंटू डी कैपिटल जेड। ये आया, ये सारी वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं इंटीग्रल में। अच्छा, साथ साथ यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, ये था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 था। तो इससे कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। तो इसका मतलब जो डिरिचलेट इंटीग्रल की कंडीशन थी वो सारी कंप्लीट हो रही हैं। कैसे कंप्लीट हो रही हैं देखें दोबारा से। स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कैपिटल एक्स माना,
इसका मतलब क्या है, कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कैपिटल वाई ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कैपिटल जेड ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो डिरिचलेट इंटीग्रल की जो कंडीशंस हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। इसका मतलब जो ये इंटीग्रल पूछा है उसमें आप डिरिचलेट इंटीग्रल को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें आप इसको लिख देते हैं। दिया समाकल क्या है अपने पास, ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स बाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। अब इनकी वैल्यू रख दी है आपने ओवर द रीजन वही दे रखा है आपको वी। स्मॉल एक्स के लिए क्या रखा, ए इंटू कैपिटल अंडर रूट कैपिटल एक्स। दोबारा से क्या एज्यूम किया था आपने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स, इसलिए स्मॉल एक्स बराबर ए टाइम्स अंडर रूट कैपिटल एक्स। इसी तरह से स्मॉल बाई, इसको क्या लिखेंगे, बी अंडर रूट कैपिटल वाई, स्मॉल जेड सी अंडर रूट कैपिटल जेड। डी एक्स के लिए फिर वैल्यू निकाली थी, वो फिर दोबारा देख लेते हैं। डी एक्स बराबर क्या आया, ए अपॉन 2 रूट कैपिटल एक्स इंटू डी एक्स, तो उसको रख देते हैं। फिर डी एक्स के लिए लिखा ए अपॉन 2 अंडर रूट कैपिटल एक्स इंटू डी एक्स, बी अपॉन 2 अंडर रूट कैपिटल वाई, सी अपॉन 2 अंडर रूट कैपिटल जेड, और साथ साथ कितना आ गया ये, डी कैपिटल एक्स डी कैपिटल वाई डी कैपिटल जेड। तो इनको सॉल्व करके लिखा आपने ट्रिपल इंटीग्रल ए बी सी, और ए बी सी वो तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 2 2 8 आ गया। रूट एक्स कैंसिल, रूट बाई कैंसिल, रूट जेड कैंसिल, सिंपल डी एक्स डी वाई डी जेड बचा। तो इनको आपने लिखा फिर कैपिटल एक्स पावर 1 माइनस 1, कैपिटल वाई पावर 1 माइनस 1, कैपिटल जेड पावर 1 माइनस 1, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये लिख दिया। अभी अपना जो डिरिचलेट इंटीग्रल वाली फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो गई। तो अब क्या हुआ देखें, ये तो कांस्टेंट और रीजन आपके पास है ही, रीजन वही है जो आपके पास होना चाहिए, यानी कि एक्स बाई जेड तीनों पॉजिटिव और एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये आ गया। अब इनकी वैल्यू रख दें अपन, गामा एल यानी गामा 1 आ गया, गामा एम ये भी 1 आ गया, गामा एन ये भी 1 आ गया, और नीचे गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 टाइम्स आ गया। ये आंसर आ गया। तो कितना हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, नीचे गामा 4 हो गया, गामा 4 फैक्टोरियल 3 होता है, और फैक्टोरियल 3 कितना हो गया 6, यानी कि आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48। तो इस तरह के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हैं, सेट क्वेश्चन हैं कुछ जो सभी बुक्स में दे रखे हैं, जो भी आपके पास बुक है। तो ये दिया समाकल है, इसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48। तो एक बार और कर लेंगे आप इसे, और फिर आंसर सहित इसकी वैल्यू याद करके रखेंगे। इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 26, ट्रिपल इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड का मान है, इसकी वैल्यू निकालनी है। जहाँ समाकलन का क्षेत्र एक्स बाई जेड सभी धनात्मक और एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 है। अगेन वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल log of x plus y plus z dx dy dz, where region of the integral is x plus y plus z less than equal to 1 such that all 3 x by z are positive। इसकी वैल्यू तो ये अभी पहले थोड़ी देर पहले आपने डिडक्शन किया था एक डिरिचलेट इंटीग्रल का, तो उसका डिडक्शन लिखता हूँ। उस डिडक्शन पर आधारित ये रिजल्ट है। क्या था डिडक्शन, वो ट्रिपल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स टू द पावर एल माइनस 1 वाई टू द पावर एम माइनस 1 जेड टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड, ये बराबर था अपने पास गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन, और इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ यू टू द पावर एल माइनस 1
यू टू दी पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी यू और लिमिट h1 टू h2। यहाँ क्या था अपने पास, ये दे रखा था h1 लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन h2। तो इसकी सहायता से इस इंटीग्रल को लिखना है आपको। इंटीग्रल कौन सा दे रखा है, ट्रिपल इंटीग्रल लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको लिख देते हैं आप। फिर दिया समाकल गिवन ट्रिपल इंटीग्रल, ये बराबर है अपने पास ट्रिपल इंटीग्रल लॉग ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, ये है आपके पास। अब यहाँ इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं आप, x टू दी पावर 1 माइनस 1, वाई टू दी पावर 1 माइनस 1, जेड टू दी पावर 1 माइनस 1। तो ये उसी फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ अपने पास क्या है, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, यही कंडीशन लेनी थी आपको। और साथ साथ x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। वहाँ h1 h2 होता था बीच में, h1 h2 के बीच में होता था। h1 तो क्या हो गया 0, क्योंकि x बाई जेड तीनों पॉजिटिव है, और h2 कितना हो गया 1। तो ये ट्रिपल इंटीग्रल किसके बराबर हो गया फिर, ये बराबर हो गया ये गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 इंटीग्रेशन एफ ऑफ u यानी कि लॉग ऑफ u और u टू दी पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 डी यू और लिमिट 0 टू 1। h1 यहाँ 0 हो गया, h2 1 हो गया। तो फाइनली ये कितना बन गया, गामा 1 तो 1 होता है, नीचे गामा 3 है वो 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर लॉग ऑफ u डी यू और लिमिट 0 टू 1। अब ये बाई पार्ट्स कर लेते हैं इस इंटीग्रल को। लॉग u को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यू क्यू अपॉन 3 माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन यू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यू क्यू अपॉन 3 डी यू लिमिट 0 टू 1। अब इसमें अलग से लिमिट लगा दी आपने 0 टू 1। तो देखें 1/2, 1 पर तो ये log 1 0 हो गया और 0 पर ये इंडिटरमिनेट हो रहा है, लेकिन लिमिट निकालेंगे तो फिर वही 0 आ जाएगी। माइनस ये 1/3 आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ यू क्यू अपॉन यू स्क्वायर का फिर इंटीग्रल कर दिया आपने, कितना आ गया यू क्यूब अपॉन 3 और लिमिट 0 टू 1। अब देखें 1/2 आउटसाइड है, 1/9 ये रहा, माइनस 1/18 और इंटू 1 माइनस 0 यानी माइनस 1/18, ये आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर दे रखा है वो देख देते हैं आप। यहाँ ये 1/18 विद नेगेटिव साइन, फोर्थ ऑप्शन आ गया। अब यहाँ आपने क्या काम में लिया, ये जो लिमिट थी जो 0 लिखी थी वो लिमिट देख लेते हैं आप। ये आपने log ऑफ u इंटू यू क्यू अपॉन 3, ये वाली लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं साइड अलग से। लिमिट ऑफ log ऑफ u इंटू यू क्यूब, u टेंस टू 0। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इनफाइनाइट इंटू 0। तो इसको क्या किया आपने, लिमिट ऑफ log ऑफ u अपॉन 1 अपॉन यू क्यू, इस तरह से लिख लिया। ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म हो गई। अब u टेंस टू 0, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दिया। एल हॉस्पिटल अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये 1 अपॉन यू और नीचे हो गया -3 अपॉन यू टू दी पावर 4, u टेंस टू 0 यानी कि ये फाइनली हो गया लिमिट ऑफ माइनस यू क्यू अपॉन 3 u टेंस टू 0, ये 0 के बराबर है। स्टैंडर्ड लिमिट है, ये पहले भी की हुई है तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ मैंने अलग से सॉल्व करके बता दिया आपको। तो इस तरह से ये डबल ट्रिपल इंटीग्रल में डिरिचलेट इंटीग्रल भी हुआ। अब कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चन बचे, लेकिन वो क्वेश्चन अपन बाद में लेंगे। इस समय ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्कार।